गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टालकट पार्सन्स के थियरी ऑफ सोशल एक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आप टालकट पार्सन्स के बारे में थोड़ी जानकारी भी अब थोड़ा स्टार्टिंग कर लिया जाए। टालकट पार्सन्स समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण एक दोनों माना जाता था। ये बहुत बड़े प्रकारवादी थे। 20वीं शताब्दी में सबसे सख्त सबसे सशक्त विचारधारा इनका माना जाता था। ये मैक्स वेबर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने वेबर की प्रख्यात कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैटलिस का अंग्रेजी में अनुवाद किया और सन 1960 में प्रकाशित किया। इनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में से कुछ कृतियां हैं। पार्सन्स की प्रथम कृति द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शंस 1937 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी कृति इनकी है द सोशल स्ट्रक्चर 1949 में प्रकाशित हुई थी। और तीसरी महत्वपूर्ण कृति थी द सोशल सिस्टम 1951 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने सभी सिद्धांतों को सामाजिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिपादित किया था। इन्होंने जितने भी सोशोलॉजिकल थियरी दिया था सोशोलॉजी में, सभी सोशल सिस्टम के बेस पे माना जाता है और सभी सामाजिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिपादित किए थे। इसीलिए टालकट पार्सन्स को व्यवस्था का समाजशास्त्र भी कहा जाता है। हम थियरी पढ़ना चाह रहे थे या जानकारी रखना चाह रहे थे, चर्चा करना चाह रहे थे सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी आप मैक्स वेबर के सोशल एक्शन थियरी पढ़े थे। दो टाइप्स के उन्होंने भी बात किया था, इन्होंने भी देखा जाए, क्योंकि ये मैंने कहा कि टालकट पार्सन भी मैक्स वेबर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनकी सामाजिक क्रिया सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था के आधार पर किस तरह ये डिफाइन किया गया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाएगा। टालकट पार्सन्स भी मैक्स वेबर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने मैक्स वेबर से प्रभावित होकर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के अध्ययन करने वाला विषय बताया। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विषय बताया। टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया या मानव व्यवहार दो अवस्थाओं में संपादित किए जाते हैं। टालकट पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक क्रिया या मानव व्यवहार दो अवस्थाओं में प्रतिपादित किए जाते हैं। पहला अचेतन अवस्था, दूसरा चेतन अवस्था। तो हम जानते हैं अचेतन अवस्था किसको कहा जाता है। टालकट पार्सन्स के अनुसार अचेतन अवस्था में संपादित किए गए साधारण व्यवहार में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अचेतन अवस्था में जो भी कोई भी किया गया कार्य वो साधारण व्यवहार के अंतर्गत आते हैं और यह सामाजिक व्यवहार नहीं होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार में सोचने की शक्ति कार्य नहीं करते। अब वहीं ये मैक्स वेबर कहते थे, मैक्स वेबर भी यही चीज़ कहते थे और टालकट पार्सन्स भी यही कहते हैं। तो फिर टालकट पार्सन्स आगे कहते हैं, जैसे कीट पतंगों द्वारा प्रकाश की ओर आकर्षित होना, ये अचेतन अवस्था में संपादित किया गया व्यवहार है, क्योंकि कीट पतंगों के पास सोचने की शक्ति नहीं होती। इन्होंने कहा ना कि अचेतन अवस्था में संपादित किए गए व्यवहार को साधारण व्यवहार माना जाता है और यह सामाजिक व्यवहार नहीं होते, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार में सोचने की शक्ति कार्य नहीं करती। पार्सन्स ने उदाहरण भी दिया कि कीट पतंगों द्वारा प्रकाश की ओर आकर्षित होना अचेतन वस्तु का या अचेतन अवस्था में संपादित किया गया व्यवहार है, क्योंकि कीट पतंगों के पास सोचने की शक्ति नहीं होती। दूसरा चेतन अवस्था। चेतन अवस्था में संपादित किया गया व्यवहार सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के सामाजिक व्यवहार को पार्सन्स सामाजिक क्रिया की संज्ञा देते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 4 अंग बताते हैं, जिस वो 4 अंगों के द्वारा चेतन अवस्था का काम करता है। टालकट पार्सन्स ने कहा
पहला, कर्ता, जिसे हम इंग्लिश में एक्टर कहते हैं। दूसरा, लक्ष्य, जिसे हम इंग्लिश में गोल कहते हैं। तीसरा, साधन, जिसे हम इंग्लिश में मीन्स कहते हैं। चौथा, परिस्थितियाँ, जिसे कंडीशंस कहा जाता है। उन्होंने टालकट पार्सन ने सामाजिक क्रिया के 4 अंग बताए: कर्ता, लक्ष्य, साधन, परिस्थितियाँ। अब हम जानते हैं कि कर्ता, एक्टर में क्या सामाजिक क्रिया है। किसी भी सामाजिक क्रिया के लिए कर्ता का होना आवश्यक है। कर्ता के बिना सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। कर्ता, टालकट पार्सन कर्ता के बारे में बताते हैं, एक्टर के बारे में बताते हैं कि कर्ता, किसी भी सामाजिक क्रिया के लिए कर्ता का होना आवश्यक है। कर्ता के बिना कोई सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। दूसरा, लक्ष्य, गोल। कर्ता सदैव किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए क्रिया करता है। कर्ता किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रिया करता है। तीसरा, साधन। लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधनों का प्रयोग आवश्यक है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधनों का प्रयोग आवश्यक है। वहीं परिस्थितियां या कंडीशंस के बारे में भी टालकट पार्सन बताते हैं। प्रत्येक क्रिया को करने के लिए परिस्थितियां होना भी आवश्यक है। प्रत्येक क्रिया को करने के लिए परिस्थितियां होना भी आवश्यक है। यानी कहने का टोटल टालकट पार्सन्स की ये चीज़ क्लियर है कि मतलब ये चारों जो पार्ट्स हैं, जो सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शंस के जो पार्ट्स हैं, कर्ता, लक्ष्य, साधन, परिस्थितियाँ, एक्टर, गोल, मीन्स, कंडीशंस, इन चारों के बिना सामाजिक क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। अगर ये चारों हैं तभी सामाजिक क्रिया आपके पूर्ण होंगे। वहीं टालकर पार्सन ये भी कहते हैं कि कोई भी सामाजिक क्रिया शून्य में रहकर संपादित नहीं किया जा सकता। को टालकर पार्सन कहते हैं आगे चल के, कोई भी सामाजिक क्रिया शून्य में रहकर संपादित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सामाजिक क्रिया के पीछे एक प्रेरणा का होना आवश्यक है। प्रेरणा, इंस्पायरेशन। सही बात है, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप कोई भी जो सामाजिक क्रिया शून्य में रहकर तो अभी स्टार्ट करते नहीं हैं, है ना, की जा सकती है। आप सपोज करिए कि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी से, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, मम्मी पापा हो, चाहे कोई भी हो सकता है आइडियल पर्सन, उनसे प्रेरणा लेकर ही तो संपादित किया जाता है। वो सामाजिक क्रिया करते हैं, मुझे ऐसा बनना है, ये बनना है, अल्लाह ये चीज़ करना है, तो वो यही चीज़ कह रहे हैं टालकर पार्सन्स की, कोई भी सामाजिक क्रिया शून्य में रहकर संपादित नहीं की जा सकती है। प्रत्येक सामाजिक क्रिया के पीछे एक प्रेरणा, इंस्पायर होना आवश्यक है। ये प्रेरणा किसी ये प्रेरणा किसी व्यक्ति विशेष या सामाजिक संस्था से नहीं, बल्कि ये मानव मूल्यों से प्राप्त होती है। इसलिए सामाजिक क्रिया के पीछे प्रेरणा और मानव मूल्यों का होना अति आवश्यक है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, किसी न किसी से आप, व्यक्ति या संस्था से आप प्रेरणा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके मानक मूल्यों को हम अपनाने की बात किया गया, बल्कि मानक मूल्यों से प्राप्त होती है। इसलिए सामाजिक क्रिया के पीछे प्रेरणा और मानक मूल्यों का होना अति आवश्यक है। टालकट पार्सन्स आगे चल के फिर डिफाइन करते हैं कि टालकट पार्सन्स के अनुसार समाज में 3 प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे होते हैं जो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तीनों सामाजिक क्रियाओं के पीछे 3 प्रकार की प्रेरणा कार्य करती है, और 3 प्रकार की प्रेरणा के पीछे 3 प्रकार के मानक मूल्य कार्य करते हैं। इसलिए 3 प्रकार की सामाजिक क्रिया होती है जो निम्नलिखित है। अब कौन कौन सी सामाजिक क्रिया होती है 3 प्रकार की? पहला, नैमित्त क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन। दूसरा, सूचक क्रिया,
जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सप्रेसिव एक्शंस। तीसरा नैतिक क्रिया, जिसे हम मोरल एक्शंस कहते हैं। उन्होंने 3 प्रकार की सामाजिक क्रिया की भी बात किया। कर्ता, लक्ष्य, साधन, परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने सामाजिक क्रिया को डिफाइन किया। लास्ट में उन्होंने सामाजिक क्रिया की एक ही परिभाषा उन्होंने दिया कि सामाजिक क्रिया के पीछे प्रेरणा और मानक मूल्यों का होना अति आवश्यक है, इसे ही सामाजिक क्रिया कहा जाता है। उसी को आगे ले चल कर उन्होंने बताया कि टालकर पार्सन ने कहा कि समाज में 3 प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे होते हैं जो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने उनके कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों सामाजिक क्रियाओं के पीछे 3 प्रकार की पीड़ा कार्य करती है, और 3 प्रकार की पीड़ा के पीछे 3 प्रकार के मानक मूल्य कार्य करते हैं। इसलिए सामाजिक क्रिया 3 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है। मैंने बताया नैमित क्रिया, सूचक क्रिया और नैतिक क्रिया। ये थी सोशल एक्शन से कुछ पार्ट। तो पार्ट 1 में यहीं तक हम डिस्क्राइब करते हैं, और आगे भी हम अभी तीनों के बारे में दूसरे पार्ट में आपको हम डिफाइन करते हैं, और कुछ अच्छी तरीके से हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा ना कि आगे भी आपको बताना है, तो पार्ट 2 में हम सब कुछ बताएंगे। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।